तो लीगल अवेयरनेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि जो रोहिणी आयोग ने जो रिपोर्ट अपनी दी है, जो एक जस्टिस रोहिणी हैं, उनके एक टीम बनाई गई गवर्नमेंट के द्वारा और उनकी गठित टीम में जिसका नाम रोहिणी आयोग दिया गया। उस आयोग में क्या किया गया है कि ओबीसी की जितने भी समस्याएं हैं, किस तरीके से उसका निवारण करना है, किस तरीके से जो आने वाली परिसीमन समिति है, जो परिसीमन आयोग है, जहाँ पे क्या होने वाला है, जो बढ़ी हुई आबादी है उसके हिसाब से लोकसभा की सीटों में बढ़ोतरी होने वाली है, उन सब के बारे में विस्तृत चर्चा की गई है। रोहिणी आयोग एक ऐसा आयोग है जहाँ पे ओबीसी की दशा और दिशा को खुलकर बताया गया है। लेकिन फिर भी जब रोहिणी आयोग का गठन हो रहा था और रोहिणी आयोग की रिपोर्ट जिस तरीके से मांगी गई थी सरकार के द्वारा कि जल्दी से जल्दी आप उसको आयोग क्या करे, जल्दी जल्दी उसकी रिपोर्ट पेश करे, लेकिन आप लोग देखे होंगे कि रोहिणी आयोग किस तरीके से इतने लंबे समय तक चला। मतलब कि उसको बार बार डेट एक्सटेंड करना पड़ा इस आयोग को कि हमको रिपोर्ट बनाने में टाइम लग रहा है, देरी लग रही है। तो कुल मिला के ओवरऑल कि अभी मोदी गवर्नमेंट की सरकार में रोहिणी आयोग में जिसने गठन किया था, उस आयोग ने अपनी रिपोर्ट दे भी दी है, लेकिन वो रिपोर्ट आज तक ना केंद्र सरकार ने सार्वजनिक की है, न आम जनता को उस आयोग के बारे में उस आयोग में कमेटी में लिखी क्या गई है बातें, क्या सुझाव दिए गए हैं, इसका कोई भी जानकारी सरकार ने सार्वजनिक नहीं किया है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हमारे देश में बहुत सारे आयोग बनते हैं, लेकिन उस आयोग की रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट अपने तक ही सीमित रख लेती है और आम जनमानस तक वो रिपोर्ट नहीं पहुंचा पाती है। अगर वो रिपोर्ट पहुंचाती तो कहीं ना कहीं उसका ज़मीनी धरातल पे उसका प्रयोग होता और उसका बहुत सारे जो हमारे देश में ओबीसी वर्ग है उसको फ़ायदा होता। लेकिन एक मुद्दा और बनता है ओबीसी आयोग में कि ओबीसी जिस तरीके से रोहिणी आयोग ने एक बात कही हुई है कि ये पूरी तरीके से हम जस्टिफाई तब तक नहीं कर पाएंगे। अच्छा होता सरकार हमको क्या कर देती, हमको जाति डेटा दे देती। अब देखिए सरकार के पास कहिए तो कहीं ना कहीं जातिगत डेटा तो है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2011 से संसद में जातिगत जनगणना कराई है। हाँ, लेकिन अलग बात है कि उस जातिगत जनगणना को अभी तक सरकार ने सार्वजनिक नहीं किया हुआ है। तो अगर सरकार चाहती है तो उस जातिगत जनगणना को सार्वजनिक कर सकती है जो 2011 में कराई गई है। देखिए ऐसा है कि हमारे देश में आयोग बहुत सारे बनते हैं, हमारे देश में कमेटियां बहुत सारी बनती हैं, लेकिन उसका जो निष्कर्ष देखा गया है उसका निष्कर्ष कुछ भी नहीं मिलता है, उसका निष्कर्ष आउटपुट जीरो रहता है। तो कहीं ना कहीं हमें इस चीज़ को विशेष ध्यान देना है कि किस तरीके से आयोग की रिपोर्ट पब्लिक और सर्जन के पटल पे आए। इसके लिए हमारा चैनल और हम आप सभी लोगों से चाहते हैं कि आप अधिक से अधिक मात्रा में हमारे चैनल को सपोर्ट करें, ताकि रोहिणी आयोग के संबंध में भी हम सारी बातें आपके सामने स्पष्ट कर सकें। देखिए रोहिणी आयोग पूरी तरीके से लागू तब तक नहीं हो सकता है, शायद एक समस्या भी है कि रोहिणी आयोग ने जो रिपोर्ट दिया है उसमें ये बोला है कि पॉपुलेशन के अनुसार डिस्ट्रीब्यूशन करने की बात की है। अब पॉपुलेशन रिपोर्ट तो जो है वो अभी सरकार ने जातिगत जनगणना कराई नहीं है, क्योंकि जो आखिरी जनगणना है 2011 का है। इसके बाद 2021 में होने वाला था जनगणना, तो वहाँ पे क्या हुआ, कोविड आ गया। कोविड आने की वजह से जातिगत जनगणना हो नहीं पाया। तो 2021 का जनगणना अब 2024 में भी स्टार्ट हुआ है, जिसमें बहुत सारे अभी भी सुप्रीम कोर्ट में लोग चले गए कि सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद कुछ जातिगत जनगणना पे क्या उसमें जातियों का गिना जाएगा कि नहीं गिना जाएगा। जिस सरकार से सुप्रीम कोर्ट का रुख है और जिस प्रकार से केंद्र सरकार का रुख है, ऐसा तो नहीं प्रतीत होता है कि जातिगत जनगणना इतनी आसानी से हो पाए। लेकिन उधर ही देखा जाए तो विपक्ष भी इसमें मजबूत है और विपक्षी पार्टियां और विपक्षी लोग कहीं ना कहीं मजबूती के साथ खड़े होकर इस बात को कर रहे हैं कि हम जातिगत जनगणना करवा कर रहेंगे। तो देखना ये होगा कि जातिगत जनगणना किस हालातों में और कब होती है, क्योंकि हमारे देश में अक्सर देखा गया है कि मजबूरी में बहुत सारे लोगों को भारत रत्न मिल जाते हैं, मजबूरी में बहुत सारे सरकारें बहुत अच्छा काम कर जाती हैं। जिस तरीके से आप देखे होंगे डॉक्टर BR अम्बेडकर को बड़ी किस परिस्थितियों में भारत रत्न मिला, चौधरी चरण सिंह रहे हो तो उनको किस परिस्थितियों में भारत रत्न मिला। तो यहाँ पे भारत रत्न मिलना भी एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। सरकारें किस तरीके से किस हित में
और कौन सी आयोग की रिपोर्ट पटल पे रख दे और कौन सी आयोग की रिपोर्ट पटल पर ना रखे, किसको भारत रत्न दे दे, किसको ना दे दे, ये बहुत कुछ राजनीति का खेल है। जैसे बिहार में देखिए कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न मिल गया, अच्छी बात है, और कर्पूरी ठाकुर जी भारत रत्न को मिलना भी चाहिए, क्या हकदार भी थे। लेकिन हमारे देश का जो राजनीतिक हालात है, राजनीतिक परिस्थितियां हैं, वो बहुत कुछ डिपेंड करती हैं कि भारत रत्न किसको दिया जाए, किस आयोग की रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए, किस आयोग की रिपोर्ट अपने पास दबा कर रखी जाए। तो ये भी एक समय है जिस तरीके से इस समय केंद्र सरकार कमजोरी के दौर में गुजर रही है, और कहीं ना कहीं वाकई में सरकार कमज़ोर है। एक और देखा जाए तो चिराग पासवान की अपनी अलग मांगें होती जा रही हैं। जीतन राम मांझी जो इसमें एमएसएमई के जो मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री भी हैं, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं केंद्र सरकार से असंतुष्ट दिख रहे। नीतीश कुमार जी का तो कोई बता नहीं सकता है कि क्या कब करते हैं। तो नीतीश कुमार के बारे में भी ऐसी ही अफवाहें और खबरें चल रही हैं कि नीतीश कुमार भी कभी भी अपना पाला बदल सकते हैं। चंद्रबाबू नायडू हैं, तो उनके बारे में बोला जा रहा है कि चंद्रबाबू नायडू और जो बीजेपी का अलायंस है वो काफ़ी बोलते नहीं है जेन्युइन अलायंस नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी के ऊपर आरोप लगाए जाते हैं कि बीजेपी कहीं ना कहीं हिंदुओं की राजनीति करती है, उसी प्रकार चंद्रबाबू नायडू पर भी आरोप लगता है कि वो मुस्लिमों की राजनीति करते हैं और मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए बहुत सारे काम करके बैठे हुए हैं। तो इन हालातों में भी अगर देखा जाए तो अपने आप में एक बहुत ही बड़ा दुविधा उत्पन्न हो जाता है। लेकिन कुल मिला के ओवरऑल जो देश में स्थिरता है, राजनीति तो स्थिर तो है नहीं, अस्थिरता तो बनी हुई है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। उस कंडीशन में अगर मान लीजिए दर्ज कर दिया जाए, अगर मान लीजिए वो आदेशित कर देते हैं एसएसपी महोदय की इस एफआईआर को लॉन्च किया जाए, तब तो आपका एफआईआर हो सकता है। मान लीजिए अगर वो भी नहीं दर्ज करते हैं या किसी भी तरीके से मना कर देते हैं। अक्सर क्या होता है कि जब कोई संज्ञेय अपराध और असंज्ञेय अपराध यानी कोई ऐसी गैर जमानती अपराध होता है जिसमें जमानत मिलना मुश्किल नहीं है, तो अक्सर एसएसपी कार्यालय से भी अगर आप देखिएगा जैसे उत्तर प्रदेश में और बाकी जगहों पे है कि यहाँ पे जातियाँ देख के भी एफआईआर लॉन्च होती है, जैसा सुनने को मिलता है। बाकी पुलिस वाले सभी तो नहीं ऐसे होते, लेकिन अक्सर सुनने को मिलता है। तो हो सकता है वहाँ भी आपकी एफआईआर लॉन्च ना हो, ठीक है। तो फिर क्या करना पड़ेगा, आपको कोर्ट जाना पड़ेगा। कोर्ट में जाके बात को रखना पड़ेगा मजिस्ट्रेट साहब के साथ, जो वहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं। अगर उन्होंने ऑर्डर कर दिया तो इसके बाद क्या हो सकता है, आपका एफआईआर लॉन्च हो सकता है। इसके बाद अगर एफआईआर लॉन्च नहीं हो सकता है तो आप उसके आगे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक भी जा सकते हैं। अंतिम तौर पे आपको जाने की पूरी आज़ादी है। आपके स्वतंत्र भारत में आप स्वतंत्र नागरिक हैं, आपके पास पूरा अधिकार है कि अपनी बात रखने का, एफआईआर दर्ज कराने का। लेकिन आपके पास जो भी डॉक्यूमेंटेशन हो उसको प्रॉपर वे में करिए। अब देखिए, अब एक चीज़ और मैं बता दूं कि एफआईआर दो तरीके से होता है। आप सुन रहे होंगे कि एक प्रेजेंटेशन के थ्रू, एक ऑनलाइन के थ्रू। तो ऑनलाइन के थ्रू वही एफआईआर होते हैं, जैसे मान लीजिए पर्स चोरी हो गया या तो मोबाइल चोरी हो गया, यानी कि वो अपराध जो गैर जमानती अपराध होते हैं, जिसमें वो गैर जमानती अपराध के लिए ऑनलाइन पोर्टल ये सुविधा आपको नहीं देता है, ठीक है ना, जिसमें जमानत हो सकता है, जो कि नॉर्मल अपराध में, उसके लिए तो आप जाके पोर्टल पे अपना एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। लेकिन बाकी चीज़ों के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यही प्रोसेस है कि आप एप्लीकेशन लिखिए, अपने चौकी इंचार्ज के पास जाइए। अगर वो एप्लीकेशन नहीं कर रहा है तो आप फिर इसके बाद अपना एसएसपी कार्यालय में जाइए, फिर वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाइए। यही आपके पास ऑप्शन बचता है। लेकिन अगर आपके पास मान लीजिए छोटा मोटा मोबाइल चोरी या तो पर्स चोरी, वॉलेट चोरी, ये सब चीज़ें अगर हुई हैं तो आप यहाँ पे ऑनलाइन पोर्टल पे जाके आप बहुत आसानी से आप अपना एफआईआर लॉन्च करा सकते हैं। अब दूसरी बात ये है कि देखिए, आपको कभी भी अगर मान लीजिए थाने से कभी भी आपको बुलावा आ रहा हो, दो तरीका है। पहला, एफआईआर दर्ज होने से पहले, एफआईआर दर्ज होने के बाद। अगर एफआईआर दर्ज होने से पहले ही बुलावा आ रहा है या तो आप कुछ क्राइम किए नहीं है, आपको लगता है किसी ने आपके ऊपर चार्ज फ्रेम करने की शिकायत दर्ज कर दी, आपके पास पुलिस थाने से कॉल आ रहा है, तो सबसे पहले क्या करिए, आप कॉल से ही बात करिए। थाने में तो बिल्कुल मत जाइए, चाहे पुलिस वाले कितनों बुलाए। अब मेरे ही कहता हो कि आपने कोई बड़ा क्राइम किया है, आपके ऊपर चार्ज फ्रेम हो चुका है, फिर भी मत जाइए। उस कंडीशन में कहना चाहता हूँ जब जैसे कि पुलिसिया व्यवस्था आप देखते हैं कि आपको टॉर्चर करने के लिए, परेशान करने के लिए आपको बुलाया जा रहा है फ़ोन करके, तो आपको बिल्कुल नहीं जाना है। आपको फ़ोन करना है, बात करना है कि सर क्या समस्या है, आप बताइए। अगर मान लीजिए पुलिस वाले वहाँ पे नहीं बताते हैं और आपको चौकी में बुलाते हैं और
वो भी अगर कहीं मान लीजिए शनिवार आता है तो आप बिल्कुल थाने में मत जाइए, आप किसी अपने प्रतिनिधि को या किसी व्यक्ति को भेज दीजिए कि बताइए बात क्या है, या अपना एडवोकेट हायर करिए, उसको भेजिए प्रतिनिधि के थ्रू कि सर बात क्या है। इससे क्या होगा कि पुलिस वाले जो आपको ऊपर मान लीजिए कोई टॉर्चर करना चाहते हैं, आपको परेशान करना चाहते हैं, अक्सर शनिवार को पुलिस वाले बैठा लेते हैं, बुला लेते हैं, फिर शाम हो जाती है, फिर रविवार को कहते हैं हो नहीं सकता है, फिर मंडे तक आपको 1-2 दिन वो बिना मतलब का आपको जेल में रखे रहेंगे, परेशान करेंगे, प्रताड़ित करेंगे। तो उन सब चीज़ों से बचने से का सबसे आसान रास्ता है कि पहली बात, अगर पुलिस शनिवार को बुलाए तो बहुत सोच समझ के जाए। मैं नहीं कहता हूँ बिल्कुल मत जाए, अगर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका क्राइम किस प्रकार का, आप एकदम पहले फ्रेशर है, आपने क्राइम कोई किया नहीं है, इसके बाद भी पुलिस आपको बुला रही है, तो वहाँ ज़रूरी नहीं है कि आप पुलिस के बुलाने तुरंत चले जाएँ, आप कॉल से किसी प्रतिनिधि को भी भेज सकते हैं। दूसरी कंडीशन ये होती है जब आपके ऊपर एफआईआर लॉन्च हो जाती है, तो क्या होता है कि आपके ऊपर डेट आता है, तो वहाँ पे पुलिस जज जो मजिस्ट्रेट होता है वो पुलिस को भी देता है, तहरीर देता है कि इनको यहाँ पे पहुँचाना है। तो वहाँ पे हो सकता है पुलिस वाले फ़ोन करें इस चीज़ में कि देखिए आपको इस डेट में आपको कोर्ट में प्रस्तुत होना है, तो आपको बिल्कुल बोलना है कि ठीक है, वो कोर्ट की आप कॉपी दे दीजिए। तो कोर्ट की कॉपी अगर आपको मिल जा रही है तो आप बिल्कुल थाने में जाइए, बिना कोर्ट की कॉपी लिए आप बिल्कुल मत जाने की कोशिश करिए। कभी-कभी ये भी होता है कि आप एक डेट पड़ा और कोर्ट में गए हैं, आपका क्या होगा कि आपने कोर्ट में आपको जाने से मिसिंग हो गया। तो ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर कोई अपराध हो गया, कोर्ट आपको क्या करेगा, दोबारा आपको सुनवाई के लिए एक आपको नोटिस आपके पते पे इश्यू करेगा। अगर आप चले जाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जाएँगे तो हो सकता है कोर्ट वहाँ की लोकल पुलिस को, नियरेस्ट पुलिस को ऑर्डर करे कि आपको अपने कस्टडी में लेते हुए आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाए। ठीक है, यही इतना हो सकता है, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपके ऊपर कोई टॉर्चर होगा। हो सकता है आपके ऊपर पेनल्टी लगा दी जाए 500 रुपीज़ की कि आप बुलाए गए तिथियों पे नहीं आए। तो कुल मिला के ओवरऑल हमारा ये जो सेशन था इस चीज़ को बताने के लिए है कि आप किस तरीके से बहुत सुविधाजनक और आसानी तरीके से अपना एफआईआर लॉन्च करा सकते हैं। इसके बाद भी अगर लगता है कि आपको कि हमने कोई बात आपको एफआईआर से संबंध बताने में कुछ छूट गई हो, तो आप नीचे हमारे टेक्स्ट कर सकते हैं, दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। और कोई भी अगर मान लीजिए ऐसा कोई आपको जानकारी चाहिए या तो कोई हमारी सेवा चाहिए जो लीगल सेवा हो, तो आप हमारे टीम से भी संपर्क कर सकते हैं। हम यहाँ पे कुछ लोगों को जो वाक़ई में पीड़ित लोग हैं उनको निःशुल्क सेवाएँ भी प्रदान कराते हैं। ठीक है, तो आप उसके लिए भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। दूसरी बात वो है कि जो वे कम्युनिटी जो एससी, एसटी, ओबीसी हैं जिनके पास केस लड़ने के लिए सुविधा का अभाव है, जानकारी का अभाव है, तो हम लोग उन लोगों के लिए बहुत सारे सेशंस बनाने वाले हैं। और इसके बाद ऐसी एक टीम भी ऑर्गेनाइज है हम लोग के पास जो आप लोग का हेल्प करेगी। और बाकी उन सारी भारत की महिलाओं को भी जो कहीं ना कहीं हरासमेंट के थ्रू अपने आप को महसूस कर रही हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि हमारी भी सुनवाई होनी चाहिए, तो बिल्कुल वो सभी लोग हमसे संपर्क कर सकती हैं, हमारी टीम से संपर्क कर सकती हैं। और जो भी आपकी समस्याएं वो रख सकती हैं लीगल समस्याएं। लीगल समस्याओं के लिए हमारी टीम आपकी हमेशा बात सुनेगी। हम लोग जागरूकता अभियान भी एक फैलाने वाले हैं और अधिक से अधिक कोशिश ये करेंगे कि जितनी भी जानकारियाँ हो हम लोग आपको प्रोवाइड कर सकें, ताकि आपको किसी भी जानकारी का अभाव ना रहे। ठीक है, इसके साथ अगर मान लीजिए आपको लीगल और भी कोई किसी भी प्रकार का आपको हेल्प सपोर्ट चाहिए तो आप हमसे संपर्क करिए। ठीक है, हमारा ये यूट्यूब चैनल है, हमारी टीम है, सब लोग से आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। अब इसके बाद अगर मान लीजिए कोई ऐसा, मैं एक बात और बता दूँ, अगर मान लीजिए कोई छात्र नेता हमारी भी सुनवाई होनी चाहिए, तो बिल्कुल वो सभी लोग हमसे संपर्क कर सकती हैं, हमारी टीम से संपर्क कर सकती हैं। और जो भी आपकी समस्याएं वो रख सकती हैं लीगल समस्याएं। लीगल समस्याओं के लिए हमारी टीम आपकी हमेशा बात सुनेगी। हम लोग जागरूकता अभियान भी एक फैलाने वाले हैं और अधिक से अधिक कोशिश ये करेंगे कि जितनी भी जानकारियाँ हो हम लोग आपको प्रोवाइड कर सकें, ताकि आपको किसी भी जानकारी का अभाव ना रहे। ठीक है, इसके साथ अगर मान लीजिए आपको लीगल और भी कोई किसी भी प्रकार का आपको हेल्प सपोर्ट चाहिए तो आप हमसे संपर्क करिए। ठीक है, हमारा ये यूट्यूब चैनल है, हमारी टीम है, सब लोग से आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। अब इसके बाद अगर मान लीजिए कोई ऐसा, मैं एक बात और बता दूँ, अगर मान लीजिए कोई छात्र नेता है, इस वजह से भी जो बहुत सारे छात्र नेता लोग होते हैं जो ये क्या पॉलिटिशियन वर्क करते हैं, तो उनके ऊपर भी कभी-कभी ये आ जाता है। तो देखिए, मैं छात्र नेताओं को बिल्कुल कहना चाहता हूँ कि आप जब भी कोई धरना प्रदर्शन करिए तो उम्मीद करिए कि देखिए सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर आने वाली है।
तो सबसे पहले आपकी ज़िम्मेदारी ये हो जाती है कि आप जिन लोगों के साथ प्रदर्शन जहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वहाँ पे लोगों को कोई वायलेशन ना होने दें। कोशिश ये करिए कि किसी भी प्रकार का वहाँ पे कोई ऐसी अतिक्रमण ना हो, सरकारी संपत्तियों का दुरुपयोग, तोड़-फोड़ ना किया जाए। सब ज़िम्मेदारी आपकी है। अगर आपने कॉल बुलाई है तो वो आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप बखूबी उस कॉल को निभाइए और निभाते हुए ही कोई काम करिए। तो बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप इस तरीके से काम करिए कि आपके ऊपर कोई एफआईआर ना आपके ऊपर कोई लांच दर्ज कराए, ना आपको भविष्य में दर्ज कराने की ज़रूरत पड़े। लेकिन देखिए, अगर यहाँ पे कानून है तो क्राइम तो होंगे, तो वो ज़ाहिर-सी बात है। तो उसके लिए बिल्कुल डरे मत। अगर आप सही हैं तो बिल्कुल आप मजबूती से खड़े रहें और कानून आपके साथ है, भारत का संविधान आपके साथ है। आपको बिल्कुल नहीं डरना है और आपको अधिक से अधिक मात्रा में क्या करना है, अपने हकों के लिए, दबे कुचले पिछड़ों वंचित समाज के लिए, महिलाओं के लिए आगे आके लड़ना है, जिसमें हम भी लोग अपनी भूमिका निभाने का पूरा प्रयत्न कर रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज सेशन में आपको एफआईआर किस तरीके से लॉन्च कराएँ और किस तरीके से डील करें वो समझ में आया होगा। अगर आपको पसंद आया होगा तो बिल्कुल ये अधिक से अधिक लोगों को पहुँचाएँ हमारी बात, ताकि लोग अधिक से अधिक जुड़ें और उनका भी भला हो सके। नमस्कार।